अस्सलामुअलैकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नादरीन, पिछले वीलॉग में मैंने अडयाला जेल से कुछ खबरें दी थी और मैंने ये बताया था कि इमरान खान साहब ने अपनी बहनों को एक पैगाम भेजा है कि जितना जल्दी हो, जैसे भी मुमकिन हो, वो कोशिश करें और मुझे आकर मिलें। ये इमरान खान साहब कोशिश कर रहे हैं क्योंकि उनका कोई पैगाम बाहर नहीं पहुँच रहा और वो किसी और पे भरोसा भी नहीं कर सकते। इमरान खान साहब को अपनी बहनों पे भरोसा है और बहुत सारी जगहों से वो धोखा भी खा चुके हैं। बुशरा बीबी की सूरत हाल भी मैंने आपको बताई थी। अब मुझे बहुत सारे लोगों ने रब्ता किया जनाब कि ये खबर आपको कैसे मिली, तो मेरी आप सबसे गुजारिश ये है कि सोर्स मैं आपको नहीं बता रहा, लेकिन ये खबर 100% ठीक है। और जो बुशरा बीबी की हालत मैंने आपको बताई है वो उससे भी बहुत बदतरीन है जो मैंने आपके सामने रखी। हाँ, इमरान खान साहब फिज़िकली बहुत फिट हैं और वो अपनी वर्जिश भी करते हैं। उन्होंने अपने आप को किसी ना किसी तरह मजबूत रखा हुआ और वो ज़हनी तौर पे इमरान खान साहब ने अपने आप को आमादा किया है कि उन्हें लंबा अरसा भी अगर जेल में रहना पड़ा तो वो रहेंगे। उन्होंने अपने आप को जेल में खासा मजबूत रखा हुआ है, लेकिन उनकी आंख का मसला बहुत सीरियस है और उसकी वजह से इमरान खान साहब परेशान भी हैं। अब जो इमरान खान साहब और उनकी अहलिया चाहते हैं, वो ये नहीं चाहते कि उनको जेल से बाहर निकाल दिया जाए। उन्होंने ऐसा कोई मुतालबा या कोई ऐसी बात भी नहीं की। वो सिंपल एक बात करते हैं कि जो इंसानी हुकूक हैं या जो कैदियों को हुकूक मिलते हैं जेल में, वो हकूक सिर्फ हमें दे दिए जाएं और कुछ नहीं चाहिए। अब वो इस बात को जानते हैं कि वो इतनी जल्दी छूट कर बाहर आने वाले नहीं हैं, क्योंकि इमरान खान साहब को उसके लिए एक डील करनी पड़ेगी और किसी भी जिल्लत अमेज डील के लिए वो तैयार नहीं है। हाँ, वो कुछ फेस सेविंग दे सकते हैं और पाकिस्तान की खातिर आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन दूसरी जानिब जो है वो आसिम मुनीर है। और आसिम मुनीर के अंदर जो खौफ है वो आपको दिखाई दिया उस वक्त जब आसिम मुनीर साहब ने इस्तिस्ना ले लिया कि ताहयात मेरे पास इस्तिस्ना है और मेरे ऊपर कभी भी कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हो पाएगी। अब एक नई ऑफर दी गई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, ये ऑफ द रिकॉर्ड भी दी गई। फैसल वाडा ने ऑन द रिकॉर्ड भी आकर कह दिया कि आप खैबर पख्तूनख्वा का बजट पास करवा दें, हम आपकी इमरान खान से मुलाकात करवा देंगे। खैबर पख्तूनख्वा का बजट पास करवाना ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है एस्टेब्लिशमेंट के लिए, वो डंडे मार मार के भी करवा सकती है। इससे पहले उन्होंने चीज़ें करवाई भी हैं और उन्हें अपने सामने कोई बहुत बड़ी मुज़ामत नज़र भी नहीं आ रही। खैबर पख्तूनख्वा से जैसे माजी में उन्हें मुज़ामत का सामना करना पड़ा, इस वक्त उस तरह की अवामी मुज़ामत उनके सामने नहीं है। अवामी लेवल के ऊपर उनके सामने चीज़ें उस तरह नहीं है जिस तरह माजी में हुआ करती थी। या जो चांस था सुहेल अफरीदी के पास, वो अनफॉर्चुनेटली, सुहेल अफरीदी साहब की तरफ से मैं कह रहा हूँ कि अनफॉर्चुनेटली जो मौका उनके पास था उन्होंने उससे फ़ायदा अभी तक तो नहीं उठाया। और अब वो उठा पाएंगे या नहीं इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि लोगों में काफ़ी मायूसी फैली है। अलीमा खानम ने एक बयान दिया खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत से उनकी जब मुलाकात हुई तो उसके बाद उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी किया। अलीमा खानम ने कहा कि गुज़िश्ता रोज़ हमारी फैमिली ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में खैबर पख्तूनख्वा के वज़रा से मुलाकात की। इस मुलाकात में इमरान खान के तमाम कानूनी और जायज़ जेल हकूक़ की बहाली के लिए आवाज़ उठाने वाले इक़दाम पर तफसीली तबादला ख्याल हमने किया। मुलाकात के दौरान वज़रा ने दर्ज झेल पेशरफ से आगाह किया, यानी खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने इमरान खान साहब की फैमिली को बताया कि वो क्या कुछ कर रहे हैं। नंबर एक, उन्होंने कहा कोई इजाफी या सरप्लस बजट नहीं होगा, क्योंकि इमरान खान ने हमेशा हदायत दी है कि तमाम दस्तयाब वसाइल खैबर पख्तूनख्वा के अवाम की तरक्की, फलाह बहबूद और खुशहाली पर खर्च किए जाएँ। अब ये तो आदाद शुमार बताएंगे इस दावे के बारे में। नंबर दो, उन्होंने कहा जी खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने वफाकी हुकूमत की जानिब से तलब करदा 175 अरब रुपए की मुंतकली के लिए किसी भी मुआहदे पर उस वक्त तक दस्तखत नहीं करने का फैसला किया है जब तक दर्ज झेल मुतालबात हमारे मंजूर नहीं हो जाते। यानी उन्होंने कहा जी 175 अरब रुपए अगर आपको चाहिए हमसे, खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने कहा, तो फिर आपको हमारी कुछ शराइत माननी पड़ेंगी। अब ये शराइत है, ये आप सुन लें। नंबर एक, खैबर पख्तूनख्वा को जमशुदा अजला, यानी जो साबिक फाटा होता था अभी खैबर पख्तूनख्वा का हिस्सा है, उसके लिए माली साल का मुकम्मल हिस्सा फराहम किया जाए जो तकरीबन 300 अरब रुपए बनता है। यानी 175 अरब आप उन्हें देंगे, वो 300 अरब आपको देंगे। शाबाश। और वो कह रहे हैं जी 300 अरब बनता है, ये फंड जमशुदा अजला की मुआशी तरक्की, इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए नागुज़ीर है। वो एक एक रुपए के लिए तरस रहे हैं, तड़प रहे हैं। वो इधर से मांगते हैं, उधर से मांगते हैं, वो हर एक के आगे हाथ फैला रहे हैं, कर्जे इकट्ठे कर करके वो दिवालिया हो गए हैं। और अभी भी आप उन्हें कहते हैं कि वो 300 अरब आपको दें और आपसे 175 अरब सिर्फ ले लें। दूसरा, उन्होंने कहा जी इमरान खान के तमाम कानूनी और जायज़ हकूक मुकम्मल तौर पे बहाल किए जाएं और जब तक नहीं होते किसी मुआहदे पर दस्तखत नहीं होगा। फिर इमरान खान को फौरी तौर पे शिफा इंटरनेशनल अस्पताल में मुंतकिल किया जाए, माहिर डॉक्टरों की निगरानी में तिब्बी मुआयना हो और उनका तशखीस हो, फिर उनका इलाज हो।
फिर इमरान खान की गुज़िश्ता 8 माह से जारी गैर कानूनी तन्हाई और अमली तौर पे जो उनको एक कैद तन्हाई में डाला हुआ है उसका फौरी तौर पे खात्मा किया जाए। 6 अहले खाना, 6 वकला और 6 दोस्तों के साथ हर हफ्ते उनकी मुलाकात करवाई जाए। उनके बेटों के साथ हफ्तावार टेलीफोनिक राब्ते का हक फौरी तौर पे बहाल किया जाए। किताबों, अखबारात और दीगर मुताले के मवाद तक उनकी रसाई को यकीनी बनाया जाए। और ये कोई मुराद नहीं है, ये कानूनी और इंसानी हकूक़ हैं जो हर कैदी को मुयस्सर हैं, तो इमरान खान साहब को भी ये हकूक़ मिलने चाहिए। ये जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने चीज़ें सामने रख दी हैं। अब बजट तो पास करवा रही है खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत। बजट की मैं बात कर रहा था, इधर बजट का इजलास कौमी असम्बली में भी चल रहा है। उधर शहबाज शरीफ साहब ने ज़मीन आसमान के कलाबे में ला दिए फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तारीफों में। शहबाज शरीफ साहब को ना, क्योंकि वो इक़्तिदार में बैठे हुए हैं, उनको इस बात का आइडिया ही नहीं है कि ये सारे जुमले और जितनी उन्होंने अपनी ज़बान से बूट पॉलिश की है अल्फाज की सूरत में, ये उनके ऊपर वापस बरसेगी और उनके ख़ानदान की सियासत के ऊपर बरसेगी। ये सोशल मीडिया का दौर है, एक एक चीज़ रिकॉर्ड हो गई है। ऐसा नहीं है कि आप पीटीवी का रिकॉर्ड ख़त्म कर देंगे तो आपको भुट्टो की तकरीरें गायब हो जाएंगी या कुछ आपको मिलेगा नहीं। ये सारा कुछ यहाँ पे रिकॉर्ड में मौजूद रहेगा। आपको इसका सामना करना पड़ेगा शहबाज शरीफ साहब। ये जितने आपने गड़े खोद दिए ना अपने आने वाली नस्लों के लिए, जब जब पाकिस्तान में फ्री एंड फेयर इलेक्शन होगा, लोग आपको फौज के टाउट के तौर पे देखेंगे और लोग आपसे नफरत करेंगे, क्योंकि पाकिस्तानी हमेशा एंटी एस्टेब्लिशमेंट मौक़िफ़ अपनाएंगे। ये तो अब हो चुका है, आप जो मर्जी कर लें। उधर उल्टे सीधे शेर भी पढ़ दिए शहबाज शरीफ साहब ने, टका के जूते पॉलिश किए। ये चीज़ें इनके सामने आएंगी, इनको आइडिया नहीं, और जो असल काम है करने वाला वो ये करते नहीं है, और जो काम इनके करने वाला नहीं है वहाँ पे ये आगे बढ़ बढ़ के चौधरी बनते हैं। अभी अमेरिका ने और ईरान ने दोनों ने इनको फारिग करवा दिया। ये जाते स्विट्ज़रलैंड के, जनाब हम बड़े चौधरी बनने जा रहे हैं, हम करेंगे जनाब मेज़बानी। उन्होंने कहा तुम कौन होते हो मेज़बानी करने वाले? उन्होंने आपस में खुद ही मुआहदा करके इनको फारिग कर दिया, एक पेपर भेज दिया, इस पर साइन कर लेना। तो शहबाज शरीफ साहब उस पर साइन करके ना मुस्कुराती हुई तस्वीर लगा दी। और भाई उधर जंग हुई है, उधर बड़े बुरे हालात हैं, डोनाल्ड ट्रंप भी परेशान है, ईरान भी परेशान है, और ये बीच में भगड़े डाल रहे हैं कि जनाब हमने बहुत बड़ी कार्रवाई डाल दी है, हमने जंगे अजीम रुकवा दी है। देखें, आपकी एफर्ट बड़ी अच्छी थी, आपने कोशिश बड़ी अच्छी की, लेकिन आपने पाकिस्तान में क्या किया? आपको अगर पाकिस्तानी अप्रिशिएट करेंगे तो इस बात पे नहीं करेंगे कि आप फलाने मुल्क के अंदर आपकी कितनी इज्जत है, या फलाने मुल्क के अंदर आपकी कितनी जायदाद है, या फलाना मुल्क आपकी कितनी बात सुनता। नहीं, पाकिस्तानी आपकी इस बात पे इज्जत करेंगे कि आप पाकिस्तानियों की कितनी इज्जत करते हैं। वो आपकी इस बात पे इज्जत करेंगे या तारीफ करेंगे कि आपने पाकिस्तानियों के लिए क्या किया। टके का काम इन्होंने पाकिस्तानियों के लिए नहीं किया। ये जो मुआहदा हुआ है अमेरिका और ईरान के बीच में, नाज़रीन, ये भी इस वक्त खतरे में है। मैं आपको उसका रीज़न बताता हूँ। इसराइल ने लबनान के ऊपर एक बड़ा खौफनाक अटैक कर दिया है, और वजह उसकी बनाई कि जनाब उनके 4 फौजी मारे गए इसराइल के। और इस अटैक के अंदर जो अब तक इतलात आ रही है हमारे पास अलग अलग मीडिया से, 35 खवातीन और बच्चों समेत 35 लोग वहाँ पे शहीद हुए लबनान में। ये आप इनके चेहरे भी देख सकते हैं, बिल्कुल मासूम लोग हैं, बच्चे भी हैं, खवातीन भी हैं इनके अंदर। अब ये तो कोई जंगजू नहीं है ना, इनका तो हिजबुल्लाह से ताल्लुक नहीं हो सकता। लेकिन जब बमबारी होती है और ऊपर से जहाज़ आकर बम फेंक कर जाते हैं या मिसाइल मारे जाते हैं, तो फिर नीचे कौन है कौन नहीं है ये तो मारने वाले को आइडिया नहीं होता ज़्यादातर। और इसराइल इस बात की परवाह भी नहीं करता कि वहाँ पे कोलेट्रल डैमेज हो रहा है या वहाँ पे सिविलियन जो है वो शहीद हो रहे हैं, उन्हें इस बात की परवाह भी नहीं है। बड़े सख्त उन्होंने बयानात भी दिए हैं। ये 35 लोग शहीद हो गए, 60 लोग वहाँ पे ज़ख्मी हो गए। अब ईरान जो है वो शदीद गुस्से में। कुछ इतलात के मुताबिक ईरान ने वहाँ पे आबने हुर्मस की एक मरतबा फिर बंदिश भी की है, और अमेरिका को बड़ा सख्त पैगाम भी भिजवाया कि जनाब ये देखें, इसराइल जो है वो मुआहदे की खिलाफ वर्जी कर रहा है। हमारे मुआहदे का ये हिस्सा था कि इसराइल लबनान के ऊपर हमला नहीं करेगा, लेकिन बड़ा खौफनाक हमला लबनान के ऊपर किया गया। 35 लोग बच्चों और ख़वातीन समेत मार दिए गए। अब ईरानी फ़ौज तैयारी कर रही है इसराइल पे हमले के लिए, लेकिन क्या अमेरिका दोबारा से लड़ेगा? इसका जवाब ना मैं आपको देता हूँ। एक डॉक्यूमेंट छपा है, बाकायदा एक खबर है वॉल स्ट्रीट जर्नल की अमेरिका में। इस खबर के मुताबिक पेंटागन ने अमेरिकी पार्लियामान से मजीद पैसे मांगे, और पैसे उन्होंने मांगे हैं कि उनको जो खसारा हुआ ईरान जंग की मद में, उसको पूरा करने के लिए उन्हें यह पैसा चाहिए। यानी ईरान के साथ अमेरिका ने जो जंग लड़ी उसका नुकसान पूरा करने के लिए पेंटागन ने, यानी जैसे हमारे यहाँ पे GHQ है जनरल हेडक्वार्टर फौज का, इसी तरह वहाँ पेंटागन है अमेरिका में, तो उन्होंने अमेरिका की पार्लियामेंट से मजीद पैसा मांग लिया। यहाँ पे तो वज़ीर आज़म दे देता ना पैसा, जैसे मर्जी वो खुद भी ले लेते हैं, लेकिन वहाँ पे पार्लियामेंट देती है पैसा। तो अमेरिकी पार्लियामान से जो उन्होंने पैसा मांगा वो 80 अरब डॉलर है। यानी इसका मतलब ये है कि अमेरिका को 80 अरब डॉलर का धचका लगा है। अमेरिका में महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है,
वहां पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ी हैं। तो क्या अमेरिका दोबारा से उस जंग में जाना चाहेगा जिससे उसने बड़ी मुश्किल से जान छुड़ाई है? तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर इसराइल अपनी रविश से बाज ना आया और इसराइल और ईरान के बीच में ताल्लुकात खराब होते चले गए, तो एक वक्त आएगा कि डोनाल्ड ट्रंप को पीछे हटना पड़ेगा। और ये अब इसराइली अखबारात भी लिख रहे हैं। इसराइली अखबारात के अंदर मैंने 2-3 जगह पे मुख्तलिफ अखबारात में ये तबसरे पढ़े हैं कि इसराइल को अब ईरान के साथ तनहा लड़ना पड़ेगा, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जो है उसकी हमायत इसराइल इस जंग की हद तक खो चुका है और डोनाल्ड ट्रंप अब खुलकर इस लड़ाई को लड़ने के लिए दोबारा नहीं आएगा। जितना नुकसान उसने उठा लिया वो बहुत दूर से आता है लड़ने के लिए, तो बार बार तो नहीं आएगा वो लड़ने के लिए। तो ये एक सिचुएशन है कि अगर तो इस मुआहदे ने बचना है तो अमेरिका को अब इसराइल से अपने आप को दूर करना पड़ेगा, डिस्टेंस करना पड़ेगा कि ये मुआहदा बचा रहे और ईरान और अमेरिका और जो पूरा खित्ता है वो अमन के साथ रहे। लेकिन इसराइल जो करेगा लबनान के साथ, उसके जवाब में ईरान जो करेगा इसराइल के साथ, वो एक चैप्टर ही पूरा अलग हो जाना चाहिए। देखते हैं क्या होगा, जो भी होगा हम आपके साथ इसको शेयर कर देंगे। तो नाजरीन, जहां पे इन्होंने काम करना चाहिए पाकिस्तान की हुकूमत वहां पे काम कर नहीं रही। जरा आप ये देखें ना, तालीम और सेहत के शोबे में पाकिस्तानियों के साथ पाकिस्तान की सरकार ने क्या किया। ये देखें, मैं आपके सामने 2 खबरें रखता हूं, ये दोनों के अंदर डाटा है। नंबर 1 तो आप ये देखें कि पाकिस्तान में जो तालीम के लिए बजट है फी कस, यानी एक आदमी की तालीम के ऊपर पाकिस्तान कितना पैसा खर्च करता है, उसका मवाजना कर लेते हैं खित्ते के तमाम ममालिक के साथ, यानी चाइना के साथ, भारत के साथ, श्रीलंका के साथ, बांग्लादेश के साथ, नेपाल, भूटान, सबके साथ हम कर लेते हैं मवाजना कि कौन कितना पैसा खर्च कर रहा है अपने लोगों की तालीम पर। चीन जो है वो अपने एक शख्स की तालीम के ऊपर $425 खर्च कर रहा है। $425 अच्छी खासी रकम है, यानी अगर आप पाकिस्तानी पैसों में देखें तो ये $1.25 लाख से ऊपर बनता है, $1.25 लाख के आसपास। तो चीन अपने हर शहरी के ऊपर $425 खर्च कर रहा है। भूटान जो है वो $251 खर्च कर रहा है। भारत $114 खर्च कर रहा है, अच्छी खासी रकम है ये भी। पाकिस्तानी को ₹40,000 बनता है ऑलमोस्ट। तो ये भारत इतना पैसा खर्च कर रहा है अपने एक शहरी की तालीम के ऊपर। श्रीलंका जो है वो $78 खर्च कर रहा है, बांग्लादेश $56 खर्च कर रहा है, नेपाल $55 खर्च कर रहा है, और सबसे कम पैसा जो खर्च कर रहा है अपने शहरियों की तालीम के ऊपर वो पाकिस्तान है इस पूरे रीजन में, वो है $32। अंदाजा कीजिए कि चीन खर्च कर रहा है $425, इंडिया कितना खर्च कर रहा है $114, और पाकिस्तान कितना खर्च कर रहा है $32। पाकिस्तान के बाद नेपाल है, वो भी $55 फी कस खर्च कर रहा है, या फी बंदा तालीम के ऊपर वो $55 खर्च कर रहा है, और पाकिस्तान कितने $32। जब तालीम के ऊपर आपकी तवज्जो ही नहीं है तो आपने कौम क्या खाक बनानी है? जब तक आप नौजवानों को तालीम नहीं देंगे, और सबसे अच्छी रेशो नौजवानों की पाकिस्तान के अंदर है। पाकिस्तान में 65% आबादी नौजवानों की है जिनसे फायदा उठाया जा सकता था। बहुत बड़ी तादाद में नौजवान है, लेकिन तालीम के ऊपर पाकिस्तान सबसे कम पैसा खर्च कर रहा है। आ जाए हेल्थ के ऊपर कि हेल्थ पे पाकिस्तान कितना पैसा खर्च कर रहा है। चीन जो है वो अपने हर शहरी की हेल्थ के ऊपर $763 खर्च कर रहा है। $763 हर शहरी की सेहत के ऊपर खर्च कर रहा है। भूटान जो है वो $162 खर्च कर रहा है, श्रीलंका 134, भारत $85, नेपाल $84, अफगानिस्तान $59, बांग्लादेश $53 और पाकिस्तान $30। पूरे खित्ते में पाकिस्तान सेहत के शोबे के अंदर अपने शहरियों पे सबसे कम पैसा खर्च कर रहा है। हाँ, दिफा के अंदर घुसाई जाओ पैसा, अपनी अयाशियों के अंदर घुसाई जाओ पैसा, बड़े बड़े ताकतवर अमीर लोगों को जो है वो देते जाओ सहूलतें और टैक्स की छूट, लेकिन आम आदमी को कुछ ना देना। तालीम पे भी हम सबसे कम पैसा खर्च कर रहे हैं पूरे खित्ते के अंदर, और हेल्थ के ऊपर भी हम सबसे कम पैसा खर्च कर रहे हैं पूरे खित्ते के अंदर। अफगानिस्तान हमसे बेहतर है, भारत तो बहुत ही बेहतर है। अब नाजरीन, एक और चीज मैं आपको बताता हूं, इनकी आप हरकतें देखें कि जहां पे पैसा नहीं देना वहां ये पैसा कैसे फेंकते हैं। आप ये देखें कि पीआईए, अभी इन्होंने कुछ अर्सा पहले पीआईए को बेचा, 10 अरब में उठा के इन्होंने पीआईए बेच दी। एक तो जितने की वो पीआईए थी उससे 10% कीमत में इन्होंने पीआईए उठा के बेच दी, आधे से आधे पैसों में इन्होंने पीआईए बेच दी। कितना मुनाफा दे दिया इन्होंने बड़े बड़े ताकतवर लोगों को। जितने का सिर्फ वहां पे स्पेयर पार्ट पड़ा हुआ था पीआईए का, उतने में उठा के सारी पीआईए बेच दी। जितने में पीआईए की 2 बिल्डिंगें जो हैं उनका पैसा उससे ज्यादा था, उतने में उठा के पूरी की पूरी एयरलाइन बेच दी।
जितने की एयरलाइन बेची, इससे बहुत ज्यादा पैसा खर्च करके भी आप वो गुडविल नहीं ले सकते, वो रूट नहीं ले सकते जो पीआईए के पास थे। एक तो ओने पोने इन्होंने पीआईए बेच दी फौजी फाउंडेशन को, आरिफ हबीब ग्रुप को, फातिमा फर्टिलाइजर कंपनी को, और लेक सिटी को, एकेडी ग्रुप को और सिटी स्कूल को। ये सारे के सारे मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के चमचे खर्चे हैं। और एक तो बीच में उनका अपना इदारा भी है, फौजी फर्टिलाइजर कंपनी। तो एक तो पीआईए उठाकर उनको बेच दी और इतनी सस्ती बेच दी, और उसके बाद उन्हें 15 साल तक के लिए टैक्स में छूट दे दी कि जनाब 15 साल तक इनसे कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा। अब आप अंदाजा करें, ये राणा मुदस्सर अली साहब की रिपोर्ट है। अगर आप इस रिपोर्ट को पढ़ें तो कायमा कमेटी बराए खजाना की रुदाद है इसके अंदर, उसमें पता यह चलता है कि पीआईए को 15 बरस के लिए टैक्स छूट देने की तजवीज़ ज़ेरे गौर आई है कि जनाब इनको 15 साल के लिए टैक्स की छूट दे दी जाए। ये नाजरीन पाकिस्तान के अंदर हो रहा है। अशराफिया लूट रही है, गरीब आदमी लुट रहा है, आपकी जेबों पे डाका डाला जा रहा है। आप 1 यूनिट बिजली इस्तेमाल करेंगे, 4 यूनिट बिजली के आप पैसे देंगे। पीआईए जो मर्जी करे, जो मर्जी खरीदे, जो मर्जी बेचे, जितना मर्जी मुनाफा कमाए, 15 साल तक आप उससे टैक्स ही नहीं ले पाएंगे। तो फिर बेचा क्यों? अगर आपने मुनाफा ही कमाना था तो आप कमा सकते थे उससे। ओने पोने बेच दी, टैक्स भी माफ कर दिया। तो बाकी जो एयरलाइंस पाकिस्तान में काम कर रही है उन सबको भी टैक्स माफ कर दो। उनका क्या कसूर है? उनका कसूर यह है कि उनकी मलकियत मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के पास नहीं है। मेरी बात आप समझ रहे हैं? भाई पीआईए भी पाकिस्तान में चल रही है, बाकी जो एयर सयाल है वो भी पाकिस्तान में चल रही है, एयर ब्लू भी पाकिस्तान में चल रही है, और पता नहीं कौन कौन सी हैं बेशुमार एयरलाइन वो पाकिस्तान में चल रही है। भाई अगर आपने पीआईए को टैक्स छोड़ दिया है तो बाकियों को क्यों नहीं छोड़ रहे आप? ये बाकी पीआईए का मुकाबला कैसे करेंगे? ये अब पीआईए एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है। जब आप इसका टैक्स माफ करेंगे तो बाकी लोग जो मार्केट में मौजूद हैं वो इसका मुकाबला कैसे करेंगे? यही वो घटिया खेल है जो पाकिस्तान में खेला जाता है कि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट जो भी कारोबार करती है उन्हें खास तौर पे टैक्स छूट मिल जाती है, उनकी मौजें लग जाती हैं। बाकी जितने लोग प्राइवेट काम करने वाले होते हैं उनका मुकाबला ही नहीं कर सकते। इसके ऊपर तो पूरी एक एपिसोड हो सकती है। बहरहाल ये हरकतें इनकी जानिब से जारी हैं। अब तक बिजली के बिल में कौन कौन से टैक्सेस लगाए गए हैं पाकिस्तानियों पे, जरा ये भी आप देख लीजिए। एक और बड़ी जबरदस्त खबर है, क्योंकि देखें ना पीआईए को तो टैक्स छूट मिल रही है, आम पाकिस्तानी पे कौन कौन सा टैक्स लग रहा है ये जरा आप देखिए। नाजरीन ये देखिए आप, बिजली के बिल के अंदर जो टैक्सेस हैं इनके जरा नाम सुने आप। महसूल बिजली, बिजली की कीमत, जर्नल सेल टैक्स, इनकम टैक्स, फाजिल टैक्स, मजीद टैक्स, आरएस टैक्स, फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट पर जर्नल सेल टैक्स, फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट पर मजीद टैक्स, फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट पर फाजिल टैक्स, फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट पर इनकम टैक्स, फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट पर इजाफी टैक्स, फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट पर एक्साइज ड्यूटी, फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट पर आरएस टैक्स, और इसके अलावा लेवियां अलग। ये नाजरीन पाकिस्तानी टैक्सेस दे रहे हैं बिजली के एक बिल के ऊपर, और उधर पीआईए खरीदने वाले अरबों खरबोपति लोगों को टैक्स माफ किया जा रहा है। ये नाजरीन सूरत हाल है। नाजरीन अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के ऊपर ड्रोन हमले किए हैं। अफगानिस्तान की गवर्नमेंट ने यह दावा किया कि ये हमले उन्होंने दाइश के खिलाफ, दहशतगर्दों के खिलाफ किए हैं और पाकिस्तान की सरजमीन के ऊपर किए हैं। ये हमले जो हैं बलूचिस्तान में चमन के करीब हुए हैं और दूसरी खैबर पख्तूनख्वा में बताया जा रहा है कि वहां पर हमले हुए हैं। अफगानिस्तान का कहना है कि उन्होंने दहशतगर्दों पर अटैक किया, जबकि पाकिस्तानी फोर्सेज का कहना है कि उन्होंने हमले नाकाम बनाए हैं और अफगानिस्तान ने हमारी सरहदों की खिलाफ वर्जी की है। दोनों ममालिक एक दूसरे पे इसी किस्म के इल्जामात लगाते हैं। मेरे ख्याल में दहशतगर्दी को कुचलना दोनों ममालिक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अपने अपने शहरियों को दहशतगर्दी से बचाना दोनों ममालिक की जिम्मेदारी है। तो इसके लिए दोनों को कोऑर्डिनेशन के साथ काम करना चाहिए, और वही फार्मूला जो इमरान खान ने कहा कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और मकामी कबाइल मिलकर एक एतमाद साजी पैदा करें और दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ कर फेंक दें। यह है असल तरीका। वरना पाकिस्तान अफगानिस्तान के अंदर अटैक करता रहेगा, अफगानिस्तान पाकिस्तान के अंदर अटैक करता रहेगा। और यह नई चीज है कि अब अफगानिस्तान के पास खुदकुश ड्रोन मौजूद हैं। ये उसी तरह जिस तरह ईरान के पास शायद ड्रोन है, अब आहिस्ता आहिस्ता वो इसकी कैपेसिटी को बढ़ाते जाएंगे। वो मुआहदे भी कर रहे हैं मुख्तलिफ मुल्कों के साथ। तो ये इतना आसान नहीं रहेगा। पाकिस्तान को और अफगानिस्तान को मिलकर बैठ कर चीज़ों को तय कर लेना चाहिए। अवामी ज्वाइंट एक्शन कमेटी नाज़रीन कश्मीर में लगातार एहतजाज कर रही है। रोज़ाना की बुनियाद पे वहाँ क्रैकडाउन होता है, पाकिस्तान का मीडिया रिपोर्ट नहीं करता, लोग शहीद भी हो जाते हैं, लोग ज़ख्मी भी हो जाते हैं, लेकिन उसके बाद ज़्यादा बड़ी तादाद में निकल कर आकर बैठ जाते हैं।
खवातीन तारीख में पहली मरतबा कश्मीर में बाहर निकली और बाहर निकलकर उन्होंने भी मर्दों के शाना बशाना एहतजाज किया, यह साबित करने के लिए कि यह कोई शरपसंद नहीं है, बल्कि ये अवाम है कश्मीर की जो अपने हुकूक के लिए डट कर खड़ी है। पूरी दुनिया में शोर मच रहा है, खासतौर पर बरतानिया में बहुत बड़े बड़े एहतजाज हुए कश्मीरियों की जानिब से। अब नादरीन, जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी ने सरदार उमर नज़ीर कश्मीरी का एक स्टेटमेंट जो है वो यहां पे नकल किया सोशल मीडिया पे। पूरे आज़ाद कश्मीर में रजाकाराना शटर डाउन पहिया जाम हड़ताल जारी है। एहतजाजी धरनों में लाखों की तादाद में अवाम मौजूद हैं। हुक्मरान इस तहरीक को कुचलने के लिए हर हरबा इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन अब तारीख एक नए मोड़ पर खड़ी है। हर शख्स जो इस रियासत और अवाम की बेहतरी चाहता है, जो इस जुल्म जबर फस्तायत का खात्मा चाहता है, वो इन धरनों का हिस्सा बने। हमने पुरअमन रहकर हुक्मरानों की हर चाल को नाकाम बनाना है। ओवरसीज कश्मीरियों ने इस तहरीक में जानदार किरदार अदा किया और कर रहे हैं। ये लड़ाई अपने जायज तस्लीम शुदा मुतालबात पर अमल दरामद की लड़ाई है, जिसके लिए हर मकतबा फिक्र से ताल्लुक रखने वाला हर फर्द अपना किरदार निभा रहा है। ओवरसीज भाइयों से अपील है कि जद्दोजहद को तेज करें। पाकिस्तानी सफारतखानों, UN और इंसानी हकूक की तंजीमों के दफातर के बाहर धरनों को मजबूत करें। यह सरदार उमर नज़ीर कश्मीरी का स्टेटमेंट है। नाज़रीन, डोनाल्ड ट्रंप और इटली की वज़ीर आज़म के बीच में झड़प हो गई और तल्ख जुमलों का तबादला भी हो गया स्टेटमेंट्स का। वो अगले वीलॉग में आपको बताता हूँ। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।